हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक द एग्जाम में। आज हम लेकर आए हैं साइंस सब्जेक्ट और साइंस में भी केमिस्ट्री पोर्शन और केमिस्ट्री में भी देखेंगे आज हम मैटर टॉपिक। मैटर के आज हम लोग 50 एमसीक्यू लगाएंगे। मैटर के आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 50 एमसीक्यू लगाएंगे। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी एग्ज़ाम में साइंस पूछी जाती है उन सभी के लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। उन सभी लोगों के लिए जो सेशन है यूजफुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है पदार्थ किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है पदार्थ किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। पदार्थ उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें द्रव्यमान हो यानी मास हो और जो क्या है स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो पदार्थ उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। देखिए दोस्तों, ऐसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं की व्याख्या की गई है, 5 अवस्थाओं को माना गया है, लेकिन प्रकृति में सिर्फ 3 ही अवस्थाएं मानी जाती हैं। 5 अवस्था जो है प्रकृति में उसको नहीं रखी गई है, क्योंकि ये 2 अवस्थाएं जो हैं यानी चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था जो है ये 3 अवस्थाओं के खोजने के बाद आई है, इसीलिए इसे प्रकृति में नहीं माना जाता। सिर्फ 3 अवस्थाओं को जो है पदार्थ की अवस्थाएं मानी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की पारंपरिक अवस्थाएं कौन सी हैं। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ की पारंपरिक अवस्थाएं कौन सी हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ठोस द्रव गैस। पदार्थ की 3 पारंपरिक अवस्थाएं हैं, ठोस द्रव गैस। ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। चौथी अवस्था को दोस्तों प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। ये 4th अवस्था है। और 5वीं अवस्था को हम लोग बीईसी बोलते हैं। ये 5th अवस्था है। बीईसी मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दोनों ने मिलकर एक अवस्था की खोज की और दोनों का मिलकर एक नाम पड़ा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था, जो पदार्थ की 5th अवस्था मानी जाती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मा अवस्था किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मा अवस्था है जो मैटर की 4th अवस्था है, वो किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अत्यधिक ऊर्जा वाली गैस को प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है बर्फ के पिघलने पर कौन सा परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, बर्फ के पिघलने पर जो है कौन सा परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भौतिक परिवर्तन। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 6ठे क्वेश्चन पे। जल का क्वथनांक कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक होता है दोस्तों 100 डिग्री सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 100 डिग्री सी जो है जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक का क्या मतलब है। जल का क्वथनांक मीन्स होता है बॉइलिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे जल जो है उबलना प्रारंभ कर दे यानी बॉयल होना प्रारंभ कर दे। जिस पॉइंट पे जल जो है वो बॉयल होना प्रारंभ कर दे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जल का क्वथनांक बोलते हैं, यानी जल का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जल के क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्फ का गलनांक कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ का गलनांक होता है दोस्तों 0 डिग्री सी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी। गलनांक का मतलब है यानी मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछा गया है। मेल्टिंग पॉइंट, बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सी होता है। मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट पे कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट होना प्रारंभ कर दे यानी पिघलना प्रारंभ कर दे, अपनी लिक्विड फॉर्म में आना प्रारंभ कर दे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोई द्रव सीधे गैस में बदलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊर्ध्वपातन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन है, कपूर के उड़ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, कपूर के उड़ जाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, यानी सब्लिमेशन कहलाती है। कपूर के उड़ जाने की प्रक्रिया सब्लिमेशन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है? नाइट्रोजन है। एन जो है नाइट्रोजन का संकेत है। नाइट्रोजन से वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन है, ठोस अवस्था के कण कैसे होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपसे ठोस अवस्था का कण पूछा गया है। ठोस अवस्था के कण जो होते हैं पास और व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठोस अवस्था के जो कण हैं पास होते हैं, बिल्कुल पास रहते हैं और व्यवस्थित अवस्था में रहते हैं ठोस अवस्था के कण। चलते हैं 12 क्वेश्चन की ओर। द्रव अवस्था के कण कैसे होते हैं? जी हाँ दोस्तों, द्रव अवस्था के आपसे कण पूछा गया है, वो किस फॉर्म में होते हैं, कैसे होते हैं? पास तो रहते हैं लेकिन बहाव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। पास तो रहते हैं लेकिन क्या हो सकता है? बहाव कर सकते हैं। चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। गैस अवस्था के कण कैसे होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपसे गैस अवस्था का कण पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत दूर और स्वतंत्र होते हैं। गैस अवस्था के जो कण हैं बहुत दूर होते हैं और फ्री स्थिति में होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री फॉर्म की स्थिति में होते हैं गैस अवस्था के कण। इसका ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाप का संघनन किस प्रकार का परिवर्तन है? जी हाँ दोस्तों, भाप का संघनन जो है किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भौतिक परिवर्तन है। ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का मतलब है वैसा परिवर्तन जिसे हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। वो परिवर्तन जो होता है क्या होती है? भौतिक परिवर्तन होती है। तो भाप का संघनन जो है एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल चेंज है। चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? सूखी बर्फ, ये क्वेश्चन बार एग्जामों में देखने को मिलता है। इसे मोस्ट VVI कर लेंगे, यानी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है दोस्तों CO2। ड्राई आइस जो बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। पानी में घुली चीनी किस प्रकार का मिश्रण है? जी हाँ दोस्तों, पानी में घुली हुई चीनी जो मिश्रण है वो हो जाएगा सजातीय मिश्रण, यानी होमोजेनियस मिक्सचर है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। होमोजेनियस मिक्सचर यानी सजातीय मिश्रण पानी में घुली हुई चीनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? जी हाँ दोस्तों, आपसे दूध जो है किस प्रकार का मिश्रण है ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी सजातीय मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। मिश्र धातु किसे कहते हैं, यानी एलॉय। मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं दोस्तों 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण जो होता है वो मिश्र धातु कहलाता है, यानी एलॉय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। पीतल ब्रास किसका मिश्रण है? जी हाँ दोस्तों, पीतल पूछा गया है, ब्रास किसका मिश्रण? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तांबा और जस्ता का Zn+Cu का जो मिश्रण है वो ब्रास है। क्या है? ब्रास है। तांबा और जस्ता का जो मिश्रण से जो मिलकर बनता है वो पीतल बनता है। तांबा और जस्ता को मिला देंगे तो जो मटेरियल तैयार होगा वो पीतल तैयार होता है। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। कांसा ब्रोंज किसका मिश्रण है? ब्रोंज जो है दोस्तों तांबा और टीन का मिश्रण है, यानी तांबा और टीन का मिश्रण है। तांबा और टीन का जो मिश्रण है वो ब्रोंज है। ब्रोंज निर्माण होता है तांबा और
टिन के मिश्रण से क्या बनता है, ब्रोंज बनता है। टिन का ये सिंबल है दोस्तों Sn, टिन का ये सिंबल है Sn और कॉपर का है Cu यानी तांबा। कांसा का जो मिश्रण है वो तांबा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी वाटर का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी H2O। H2O जो है शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। वायु किस प्रकार का मिश्रण है? जी हाँ दोस्तों, वायु किस प्रकार का मिश्रण है? वायु जो मिश्रण है वो सजातीय मिश्रण है, यानी होमोजेनियस मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 21% जो होती है हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, आपसे हवा में नाइट्रोजन की मात्रा पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 78% जो होती है हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? हवा में CO2 की मात्रा पूछा गया है आपसे। हवा में जो है CO2 की मात्रा पूछा गया है। हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? लगभग 0.03% जो है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसायन विज्ञान में परमाणु किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, रसायन विज्ञान में परमाणु किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान में परमाणु किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान में परमाणु उसे कहते हैं किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का सबसे छोटा कण एटम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। अणु किसे कहते हैं, यानी मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो है वो अणु कहलाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन को लेके कि अणु और परमाणु में क्या डिफरेंस है। देखिए, मॉलिक्यूल जो होता है 2 या 2 से जो है अधिक परमाणुओं का ग्रुप होता है, यानी समूह होता है। और परमाणु जो होता है किसी तत्व का जो है सबसे छोटा कण जो होता है वो एटम होता है। कभी भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और गलती करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अणु जो होता है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। और एटम जो है एक ही परमाणु होता है और किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है वो एटम कहलाता है। कभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? जी हाँ दोस्तों, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रासायनिक परिवर्तन है। केमिकल चेंज है दोस्तों। क्या है? केमिकल चेंज है। एक बार जब लोहे में जंग लग गई तो फिर वो चेंज नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि फिर उसे लोहे के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, इसीलिए लोहे का जंग लगना जो है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब यह है कि वैसा परिवर्तन जिसे हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे हम फिर से उस फॉर्म में नहीं ला सकते, वैसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इसका बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जी हाँ दोस्तों, मोमबत्ती का जलना जो है किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन जो है मोमबत्ती का जलना है। सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, यानी कंडेंसेशन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जी हाँ दोस्तों, पानी का उबलना किस प्रकार का
परिवर्तन है। पानी का उबलना दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन इसलिए है कि पानी को उबाल कर हम लोग पानी को फ्रीज करके फिर से हम लोग क्या बनाते हैं, आइस बनाते हैं, और फिर आइस को जब हम लोग बॉइल करते हैं तो वाटर बनता है, और वाटर को फिर से हम लोग आइस बना सकते हैं। इसलिए क्या है, पानी का उबलना जो है भौतिक परिवर्तन है। फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जी हाँ दोस्तों, धातु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत चालकता जो है धातु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। अधातु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जी हाँ दोस्तों, अधातु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भंगुर यानी ब्रटाइल। अधातु जो है, ब्रटाइल का मतलब है टूट जाना। अधातु जो है जल्दी टूट जाती है, भंगुर इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन गैस का उपयोग सबसे अधिक कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन गैस का उपयोग जो है सबसे अधिक जलने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस का उपयोग जलाने के लिए करते हैं, ये जलने में सहायक होता है। 35 क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? लोहे को जंग से बचाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो है गैल्वेनाइजेशन, यानी गैल्वेनाइजेशन विधि से हम लोग लोहे को जंग से बचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? जी हाँ दोस्तों, मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निस्यंदन भी है, आसवन भी है, छानना भी है। ये तीनों विधियां हैं वो मिश्रण को अलग करने के लिए विधि है, इसीलिए इसका डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो विधियां हैं मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोगी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसवन का उपयोग किसके अलग करने के लिए किया जाता है? डिस्टिलेशन का प्रयोग जो है किसे अलग करने के लिए किया जाता है दोस्तों? डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि का उपयोग किसे अलग करने के लिए किया जाता है? द्रव से द्रव को यानी लिक्विड से लिक्विड को अलग करने के लिए आसवन विधि का उपयोग करते हैं। इसका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोल किस प्रकार का मिश्रण है? जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल किस प्रकार का मिश्रण है? पेट्रोल जो है एक प्रकार का सजातीय मिश्रण है, होमोजेनियस मिक्सचर है। इसका ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेट्रोल एक प्रकार का सजातीय मिश्रण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेबोजियर। सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो डाल्टन ने दिया था। ऐसा नहीं है दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो डाल्टन ने नहीं दिया, और ना ही न्यूटन ने दिया, और ना ही मेंडल ने दिया। लेबोजियर जो है, इनका पूरा नाम है एंटोनी लेबोजियर। लेबोजियर जो है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का नियम दिए हैं, इसीलिए कभी भी एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को गलत ना करें। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का जो नियम है वो एंटोनी लेबोजियर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 40 क्वेश्चन पे। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार क्या होता है दोस्तों? जब एंटोनी लेबोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया तो उस नियम में इन्होंने क्या बताया, उस नियम में इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? तो उस नियम में इन्होंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया न तो द्रव्यमान बढ़ता है और न तो द्रव्यमान घटता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, द्रव्यमान जो रहता है वो संरक्षित रहता है। यानी मास जो है, मास को न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न ही उत्पाद कर सकते हैं, यानी न तो खत्म कर सकते हैं और न ही बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। सिर्फ इसे स्थिर या द्रव्यमान जो है संरक्षित किया जा सकता है। इसीलिए सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में है द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया क्या है? जी हाँ दोस्तों, ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है, यानी सब्लिमेशन कहलाती है। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कपूर है, नेफ्थोलीन है, नेफ्थोलीन जो है
नेफ्थोलीन जो है, ये दो एग्जाम्पल हैं, मोस्ट VBI है। ये ठोस से सीधे क्या होते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सॉलिड फॉर्म से क्या होते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या होते हैं, ये सीधे गैस से परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसीलिए सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऊर्ध्वपातन जो है, सब्लिमेशन प्रक्रिया जो है बिल्कुल सही जवाब है। कपूर जो है सीधे सॉलिड से क्या होता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए नेफ्थोलीन की जो गोली आती है वो सॉलिड फॉर्म से सीधे क्या हो जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? सारे लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गलन, यानी मेल्ट हो जाता है ठोस का द्रव में। यानी एक एग्जाम्पल लेते हैं, आइस जो है मेल्ट होके क्या होता है, लिक्विड फॉर्म यानी वाटर में बदलता है। आइस जो है क्या होता है, वाटर में चेंज होता है। इसीलिए ठोस का द्रव में बदलना क्या होता है, गलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का ठोस में बदल तो दोस्तों जमना कहलाता है, यानी फ्रीजिंग कहलाता है, फ्रीजिंग। द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। जैसे वाटर है, वाटर को हम लोग फ्रीज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आइस बन जाता है। ये लिक्विड से क्या बन गया दोस्तों, सॉलिड बन गया, यानी लिक्विड फॉर्म से क्या बन गया, सॉलिड बन गया। तो इसलिए द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म बर्फ को गर्म करने पर क्या बनता है? ये भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि सूक्ष्म गर्म यानी ड्राई आइस को गर्म करने पर क्या बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस जो है वो बनता है सूक्ष्म बर्फ को गर्म करने पर, यानी ड्राई आइस को गर्म करने पर CO2 बनता है। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 45 क्वेश्चन की ओर। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? सारे लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, तत्व कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तत्व का जो प्रकार होता है वो 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 कहने का मतलब है धातु और अधातु, धातु और अधातु। बहुत सारे लोग इसे 3 भी कंसीडर करेंगे, लेकिन नहीं, अधातु में ही क्या होती है, उपधातु आती है। इसीलिए तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वार्ड्स। तो तत्व जो होते हैं दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु में धन आवेश किस पर होता है? जी हाँ दोस्तों, परमाणु में जो है धन आवेश किस पर होता है? परमाणु में जो होता है धन आवेश तो प्रोटॉन पे होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रोटॉन यानी पी पर जो होता है परमाणु में धन आवेश होता है। चलते हैं 47 क्वेश्चन की ओर। परमाणु में ऋण आवेश किस पर होता है? जी हाँ दोस्तों, आपसे परमाणु में ऋण आवेश पूछा गया है, किस पर होता है परमाणु में ऋण आवेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो होता है परमाणु में ऋण आवेश होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। परमाणु में कोई आवेश रहित कण कौन है? आपसे पूछा गया है दोस्तों, परमाणु में ऐसा कौन सा कण है जो न्यूट्रल पोजीशन में रहता है, जो जिस पर कोई भी आवेश नहीं रहता? वो हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस पर कोई आवेश नहीं रहता है, जैसे कि ये परमाणु हो गई और परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं और इधर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो क्या होता है, इस पर धन आवेश रहते हैं और इस पर जो है कोई आवेश नहीं रहता। तो इसीलिए परमाणु के नाभिक में जो है आवेश रहित कण आपसे कभी भी क्वेश्चंस में पूछ ले तो न्यूट्रॉन होगा, यानी एन जो होगा परमाणु में आवेश रहित कण है। प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव है और ये न्यूट्रल पोजीशन में रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है?
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। द्रव्यमान संख्या को दोस्तों हम लोग जेड से सूचित करते हैं, यानी जेड से सूचित करते हैं। जेड बराबर हो जाएगा P प्लस एन। द्रव्यमान संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं? जेड से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल चलते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? जी हाँ दोस्तों, परमाणु संख्या जो है किसके बराबर होती है? सारे लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या के बराबर जो होती है। एटॉमिक नंबर आपसे पूछा गया है, एटॉमिक नंबर जो है किसके बराबर होती है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी परमाणु के नाभिक में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही है किसी परमाणु का एटॉमिक नंबर होगा, यानी परमाणु संख्या होगा। इसका ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। आज का आपका वीडियो कैसा लगा? सारे लोग कमेंट में इसका उत्तर करेंगे और ये भी बताएंगे कि 50 में कितना सही हुआ। जिन लोगों का 50 में 50 सही हुआ उसको मेरी तरफ से एक हट है। और जाते जाते एक और क्वेश्चन लेते जाएंगे। आज का क्वेश्चंस ऑफ द डे में इसको रखेंगे। क्वेश्चंस ऑफ द डे में इस क्वेश्चन को रखेंगे। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक कितना होता है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, इसका आंसर जो है सारे लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके जाएंगे कि जल का अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई तैयारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।